मॉर्निंग स्टूडेंट। हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन एंड इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे थे और आज हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ए इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन के प्रिपरेशन कौन कौन से हैं तो पहला है एट्रापिड। ये एट्रापिड इंसुलिन का प्रिपरेशन है। इसमें ये जो रहता है प्रिपरेशन ये क्लियर रहता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब उसका pH 7 रहेगा एंड रिक्रिस्टलाइज ऑफ ए पोर्सिन। पोर्सिन इंसुलिन का इसका रिक्रिस्टल रहता है। ओके, सेकंड जो है वो है रैपिडार्ट। ये रैपिडार्ट की जो प्रिपरेशन है ये मिक्सचर ऑफ ए एट्रापिड का मिक्सचर प्लस बोविन इंसुलिन, मतलब मिक्सचर ऑफ ए क्लाउडली एट्रापिड एंड इनसोल्युबल मिक्सचर ऑफ ए, मतलब इनसोल्युबल क्रिस्टल ऑफ ए बोविन इंसुलिन का ये मिक्सचर रहता है। थर्ड है मोनोटार्ड। मोनोटार्ड ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन रहता है प्लस उसके साथ कंबाइन किया जाता है पोर्सिन इंसुलिन। ये दोनों मिलके क्या होता है मोनोटार्ड होता है। ये जो ये प्रिपरेशन है, ये तीनों प्रिपरेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेट सबक्यूटेनियसली किया जाता है या फिर जो रेगुलर इंसुलिन है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है। अगर इसको हम लोग और भी अगर प्रिपरेशन अगर देखते हैं तो उसको तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है फास्ट एक्टिंग, उसमें इंसुलिन इंजेक्शन आता है, फ्रॉम इंसुलिन से जिंक सस्पेंशन भी किया जाता है। ओके, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में आता है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन एंड एक्सटेंडेड जिंक इंसुलिन सस्पेंशन। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ए इंसुलिन। ये क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है, विंटर में एक दो बार पूछा गया, बट आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इंसुलिन की प्रिपरेशन कौन कौन सी है। देन उसके हम लोग साइड इफेक्ट देखते हैं। इंसुलिन के साइड इफेक्ट क्या है, मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या है। पहला है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब डिक्रीज एंड ग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल डिक्रीज होना। तो हाइपोग्लाइसेमिक का मीनिंग होता है कि ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज होना। अगर इंसुलिन का रोल अगर हम लोग देखते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, ये जो ग्लूकोज रहता है उसको स्टोर करके रखता है सेल में, टिश्यू में। बट अगर इंसुलिन ने अगर ज़्यादा ही स्टोर करके रख दिया तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज हो सकती है। सेकंड है इंसुलिन एलर्जी। इंसुलिन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो इंसुलिन एलर्जीज भी कॉज करता है, जैसे कि इचिंग हो गया, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन। देन है इंसुलिन लिपोडायस्ट्रोफी। लिपोडायस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिपिड आ गया। लिपिड मतलब फैट। तो एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ ए फैट, अगर एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फैट हो गया तो कौन सी कंडीशन कॉज होती है, लिपोडायस्ट्रोफी उसको बोलेंगे। तो इंसुलिन लिपोडायस्ट्रोफी। देन इंसुलिन प्रेस्बिओपिया, मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ ए विजुअल एकोमोडेशन। लॉस ऑफ विजुअल एकोमोडेशन को बोलेंगे तो प्रेस्बिओपिया। ओके, देन थर्ड नेक्स्ट है इंसुलिन न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम आ गई। तो डिसफंक्शन ऑफ ए वन और मोर पेरिफेरल, मतलब न्यूरो जो नर्व रहते हैं उसमें वीकनेस आना, उसमें पेन होना, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोपैथी। तो यहाँ पे इंसुलिन न्यूरोपैथी कॉज होता है। नेक्स्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होता है कि ओवर अगर वेट हो गया या फिर ओवर फैट अगर हो गया तो उसको बोलेंगे ओबेसिटी बोलेंगे। तो दिस इज द साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट उसके हम लोग देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। तो ये इंसुलिन किसमें यूज होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होता है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज होता है और ये इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट ऑफ फूड, उसको उसमें यूज होता है। बर्न में यूज होता है। एंड मैनिया। मैनिया दिस इज द मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर। ओके, देन हम लोग देखते हैं एक रीजन है इसमें कि व्हाई इंसुलिन इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट। इंसुलिन हम लोग ओरली क्यों नहीं लेते, तो इसका आंसर है कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। ये जो इंसुलिन है ये कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज में इंसुलेट ऑफ ए
और इसका फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो इंसुलिन करता है हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज है उसको टिश्यू में, सेल में स्टोर करके रखता है। तो ये इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ये ओरली लेने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को हम लोग प्रोटीज भी बोलते हैं। ये एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। तो इस एंजाइम से क्या होता है, ये इंसुलिन डीएक्टिवेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ओके, ओरली लेने के बाद। तो इसीलिए इंसुलिन हम लोग कैसे लेते हैं, पैरेंटली लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रीजन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है विंटर वगैरह में, ऐसे समर में वगैरह नहीं है, बट आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि डोलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड ये सल्फोनेट यूरिया के क्लास में एग्जाम्पल आते हैं दोनों। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है इस दोनों में, दोनों ड्रग एक ही क्लास में आते हैं सल्फोनेट यूरिया में, जो हम लोगों ने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो टोलब्यूटामाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 6 आवर का एंड क्लोरप्रोपामाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 36 से 48 आवर का। इसका ये मतलब होता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग चल रहा है और ये शॉर्ट एक्टिंग चल रहा है, ओके। इसका जो क्लियरेंस है वो बाय लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म के साथ वो बाद में एक्सक्रीट होता है और इसका क्लियरेंस लीवर एंड किडनी के थ्रू होता है, ओके। देन इसका डेली डोज अगर हम लोग देखते हैं टोलब्यूटामाइड का तो 0.5 से 3 ग्राम इन बिटवीन में हम उसका डोज दे सकते हैं पर डे। 0.5 से स्टार्ट होगा 3 ग्राम तक उसका एंड, ठीक है। इसका जो डोज है वो है 0.1 से 5 ग्राम पर डे, इन बिटवीन में उसका हम लोग डोज दे सकते हैं, ओके। एंड ये जो टोलब्यूटामाइड है ये वीक है, ये कैसा है, वीक। स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, वीक है एंड सेफ है। और ये पोटेंशिएट है एडीएल मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन एक्शन भी देता है ये। तो ये उसका डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, ओके, देन उसके साइड इफेक्ट, देन उसके थेराप्यूटिक यूजेस एंड देन एक रीजन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इंसुलिन हम लोग ओरली क्यों नहीं देते, पैरेंटली क्यों